presented by Saraswati Vidya Vihar Senior Secondary School, Asalwas, Dubia, Bhiwani, the most premier CBSE school in Bhiwani. Associate sponsor Vardhaman Jewelers, Bhiwani. Vardhan Vishwas ka. Education partner Anand School for Excellence. School with a difference. BK Senior Secondary Public School. Here every student matters, every moment counts. Health partner त्रिवेणी डेंटल. दांतों की समस्या का समाधान कदम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. एक कदम स्वास्थ्य की ओर. अंचल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी. We care about you. SMSG मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी. स्वास्थ्य आपका, संकल्प हमारा. फूड पार्टनर लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार. विश्वास 30 वर्षों का. पार्टनर जिंदल. ऊंचाई को नापने का जिम्मा हो या समुद्र की गहराई में उतरने का प्रयास, सीमाओं पर सीना तानने हिसार या तकनीक को नए आयाम देने की चुनौती, हम भारतीयों ने हर जगह पर अपने आप को साबित किया है. लेकिन जब बात खेलों की आती है तो विश्व के मानचित्र पर चमकता है एक शहर जिसका नाम है भिवानी, जिसे आप मिनी क्यूबा के नाम से भी जानते हैं. इस सत्र में हम उसी शहर पर, उन्हीं खेलों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो कोरोना काल आ गया है, कोरोना काल का खेलों पर असर कितना है, इस पर हम चर्चा करेंगे. हमारे सत्र का विषय है कोरोना काल में खेलों पर असर, जिसके लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेरे सहयोगी रवि जांगड़ा को, जो इस सत्र का संचालन करेंगे. और इस सत्र में हमारे मेहमान रहेंगे कोच जगदीश सिंह, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं. आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं. जोरदार तालियां एक बार बजाइएगा कोच जगदीश सिंह के लिए. कमल सिंह अध्यक्ष हैं भिवानी बॉक्सिंग क्लब के. कमल सिंह जी, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है. जोरदार तालियां. वेदपाल तंवर समाज सेवी हैं, आपको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं. विनोद तायल प्रभारी हैं श्री कृष्ण परनामी गौशाला और अपना घर के. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विनोद तायल जी. रवि जांगड़ा, ओवर टू यू. शुक्रिया सोनल. जैसा सोनल ने फरमाया कि जब भिवानी का नाम आता है, मिनी क्यूबा के नाम से भिवानी को जानते हैं. बात चाहे विजेंद्र बॉक्सर की करें, कविता चहल की करें, साक्षी नीतू की करें, जय भगवान दिनेश की करें, या फिर उन तमाम खिलाड़ियों की करें जिन्होंने विश्व के मानस पटल पर भिवानी के नाम को चमकाया है. और इसका श्रेय यहाँ के ना केवल खिलाड़ियों को जाता है बल्कि कोचेज को जाता है. और कोच द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश सिंह जी हमारे साथ हैं. जगदीश जी, स्वागत है आपका. कमल सिंह जी भिवानी बॉक्सिंग क्लब के अध्यक्ष हैं. और युवा संगठन, वो युवा संगठन जिक्र करना चाहूँगा जिसने कोरोना काल में भिवानी में अहम भूमिका का निर्वहन किया था. बात चाहे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने की हो, मास्क सैनिटाइजर वितरण करने की हो, या लोगों को समझाने की हो गली कूचों में जाकर. वेदपाल तंवर जी समाज सेवा के नाम में, समाज सेवा के क्षेत्र की अगर बात करें, एक अव्वल नाम, ऊंचे दर्जे का नाम, वो भी हमारे साथ हैं. साथ ही साथ विनोद तायल जी. आप तमाम मेहमानों का स्वागत है. चर्चा की शुरुआत करेंगे कि भिवानी स्पोर्ट्स की नगरी माना जाता है, हब माना जाता है. पहला सवाल कोच साहब आपसे ही लूँगा कि अगर खेल की बात करें, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात भी कही गई थी, दूसरे तमाम दावे किए गए थे. खेलों के मामले में भिवानी को बहरहाल इतने मेडल आए हैं, कहाँ खड़ा पाते हैं आप? इसमें कोई शक नहीं कि भिवानी ने खेलों की दुनिया में, भारत में ही नहीं विश्व में अपनी एक नई पहचान दी है. और मैं अपने सभी खिलाड़ियों को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं. साथ ही मेरे जो शहर के जो निवासी हैं, उनका प्यार हमेशा हमारे खिलाड़ियों को मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है, वो भी इसमें मुबारकबाद के हकदार हैं. रही बात भिवानी में अभी खेलों की स्थिति की, तो हमने युवा संगठन के माध्यम से एक मांग उठाई है सरकार के सामने कि भी यहाँ पे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए, जो कि हमारी मांग ही नहीं, हमारा हक है. खेलों की दुनिया में हम अग्रसित हैं तो हमें एक खेल विश्वविद्यालय यहाँ दिया जाना चाहिए. जहाँ तक मिनी क्यूबा की बात आती है तो दुनिया में क्यूबा का नाम है और हिंदुस्तान में जो मुक्केबाज हैं ज़्यादातर भिवानी के हैं. तो मुक्केबाजी के क्षेत्र में भी भिवानी ने एक बहुत अच्छा नाम कमाया है. और मुझे इस बात का अफसोस है कि भिवानी में खेलों को आगे बढ़ाने की हमारे खिलाड़ियों में बहुत ज़्यादा क्षमता है, लेकिन उन क्षमताओं का सम्मान नहीं किया गया. हमें आधारभूत ढांचा, जिसको मैं 3 भागों में बांटना चाहता हूं. एक तो खेलों के लिए अच्छी सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दी जाएं, मुक्केबाजी के क्षेत्र में खास करके. वैसे हमारा एथलेटिक्स, रेसलिंग, हॉकी और कबड्डी में भी अच्छे हमारे खिलाड़ी रहे हैं यहाँ के. लेकिन अगर मिनी क्यूबा की बात आती है तो मुक्केबाजी उसमें अग्रणी रहेगा. मुक्केबाजी के लिए हमें यहाँ पे एक अच्छी जो राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी. एक
एकेडमी बननी चाहिए थी बॉक्सिंग की, पिछली सरकार ने वादा किया था, वो नहीं बन पाई। छोटे मोटे एक किराए के उस हॉस्टल में चलाई थी, वो फिर कुछ समय बाद दम तोड़ गई। अगला जो स्टेप आता है, हमारी खिलाड़ी की जो लाइफ है वो सिक्योर होनी चाहिए, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। पिछली सरकार में अच्छी नौकरियां दी गई थी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और हरियाणा पुलिस में अच्छे पद दिए गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार की जो नीति रही है वो खेलों की, उसमें बदलाव तो किए गए हैं लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। हमारी वर्तमान जो सरकार की नीति है खेल की और नीयत है, उसमें कहीं न कहीं खामी है। मैं आपके माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको उचित नौकरी पिछले 6 या 7 साल से नहीं दी गई है। पिछली सरकार में हरियाणा पुलिस में हमारे जितने भी पद निकलते थे उसमें 3 से 6% खिलाड़ियों का कोटा होता था, आज नहीं है, समाप्त कर दिया गया है। अभी 7000 वैकेंसियाँ निकली हैं, खिलाड़ी का कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। खिलाड़ियों को 2 नौकरी दी गई हैं, एक क्लास 4 की कोई पीछे भर्ती हुई थी उसमें, और एक खिलाड़ियों को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वर्ल्ड लेवल पे जो पदक लेके आते हैं उनको हरियाणा सरकार ने ए ग्रुप बी ग्रुप की नौकरी देने के लिए जो नीति तो बनाई है, लेकिन उसमें अनेक खामियां हैं। वो उनको खाली प्रशिक्षक के तौर पर या खेल विभाग में समायोजित करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि हर जो अच्छा खिलाड़ी हो वो प्रशिक्षक ही बनना चाहे, उसको दूसरे जो पद हैं, जो हमारे प्रशासनिक पद हैं, उन पर नियुक्ति दी जानी चाहिए। और आज के दिन जो हमारी जो सरकार के जो मंत्री हैं माननीय संदीप सिंह जी, वो स्वयं अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और सरकार एक खिलाड़ी को मंत्री बना दिया है, उसके बावजूद हमारे खेलों के विकास में कोई कमियां रहती हैं, तो ये हमारी समय की जिम्मेवारी है और हमारे जो मंत्री जी हैं उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि 3 खिलाड़ियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर चुना था, उनको टिकट दिया था, जिसमें से एक जो हमारे संदीप सिंह जी हैं विजयी होकर विधायक बने और उनको खट्टर साहब ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हरियाणा के खेलों की जिम्मेवारी सौंपी है। तो इसमें हम सरकार के जो ऊपरी स्तर है उस पर कमी नहीं मानते, लेकिन जो हमारा जो मंत्रालय है संदीप जी संभाल रहे हैं, उन्होंने जो नई खेल नीति बनाई है उसमें खिलाड़ियों को पर्याप्त नौकरी नहीं दी जा रही है। या तो कहते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे मेडल लाओ तो खोज लगाएंगे, और नीचे के जो हमारे खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं, पदक विजेता, राज्य स्तर के पदक विजेता खिलाड़ी हैं, उनको पुलिस में और दूसरे जो अनेक महकमे हैं उनकी योग्यता अनुसार नौकरी दी जानी चाहिए। और अगली जो सबसे बड़ी बात है मान सम्मान की, पुरस्कार की, वर्तमान सरकार इसमें भी उदासीन रही है, समय पर पुरस्कार नहीं दिया जाता। 2017, 18, 19, 19, 20, 21 4 साल के जो भीम पुरस्कार हैं और कई सालों के जो नगद पुरस्कार हैं आज तक लटके हुए हैं। देर से दिया गया पुरस्कार उसका अपनी जो अहमियत है उसको कम कर देता है। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से सरकार इसमें संज्ञान ले और हमारे खिलाड़ियों को उचित नौकरी उनकी योग्यता के अनुसार और उनका जो मान सम्मान है, जो उनकी नीति के अनुसार उनकी जो पुरस्कार की जो राशि है और उनका जो मान सम्मान है, भीम पुरस्कार है या अन्य पुरस्कार हैं, राज्य स्तर के पुरस्कार वो समय पे आवंटित करें। जगदीश जी, कमल सिंह जी, भिवानी बॉक्सिंग क्लब जिसने अनेक खिलाड़ी दिए हैं, पहला मेडल अगर बॉक्सिंग की बात करें ओलंपिक में, वो भी भिवानी की देन है, उस क्लब की देन है। दूसरी खेल सुविधाओं की, साई हॉस्टल की बात करें, साई छात्रावास की बात करें, दूसरी एकेडमीज की बात करें, सरकारी स्तर पर आप मानते हैं कि सुविधाएं मिल पाई हैं भिवानी जैसे शहर में, उस इलाके में जो कि एक तरह से खेलों का हब माना जाता है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो मैं आपके इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों का, पूरी टीम का स्वागत करता हूं कि आपने वास्तव में सही जगह चुनी है। ये मिनी काशी भी है, मिनी क्यूबा भी है और यहाँ के 4 लगातार सीएम भी रहे हैं। इतने होते हुए भी भिवानी के अंदर स्पोर्ट्स में जितनी फैकल्टी होनी चाहिए वो नहीं है। यहाँ 27 अर्जुन अवार्डी हैं और लगभग 30 के लगभग भीम अवार्डी है जो हरियाणा सरकार देती है। अर्जुन अवार्ड उसको मिलता है जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है इंटरनेशनल उसको, और 3 द्रोणाचार्य हमारे कोच यहाँ हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे सरकारी साई की बिल्डिंग नहीं बनी है। आज से 7 साल पहले बापोड़ में जमीन अधिग्रहण की गई थी, आज तक उसके ऊपर कुछ भी कार्य नहीं हुआ। इतना होते हुए भी राय के अंदर सुना था कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। हमारा युवा कल्याण संगठन ने इसकी मांग करी कि इतने खिलाड़ी पूरे हिंदुस्तान में, और इस बात का हमें फख्र है कि हिंदुस्तान में पहला ऐसा जिला है जिसमें 27 अर्जुन अवार्डी हो, और उसके बाद में खेल विश्वविद्यालय यहाँ नहीं खोल रहा। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स की इतनी योग्यताएं हैं। मैं कहता हूँ ओलंपिक के अंदर आप नजर उठा के देखो, कौन सा गेम देख लो, बॉक्सिंग, कुश्ती, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, जितने भी देखोगे उसमें ज्यादातर भिवानी के खिलाड़ी मिलेंगे। जब सारे भिवानी के खिलाड़ी जा रहे हैं, पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी फैकल्टी क्यों नहीं खोली सरकार?
पर, इसका मतलब सरकार की नीयत में खोट है। सरकार को ये कार्य करना चाहिए और ये आज समय की मांग भी है। अगर यहाँ पैसा सरकार लगाती है तो मैं दावा करता हूँ, इतने अच्छे अच्छे कोच हैं, 100% जो ओलंपिक गेम होगा उसके अंदर भिवानी के लड़कियों का मेडल आएगा और उस मेडल में पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा। तो सरकार ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल कमल जी, दावे जो है हकीकत में तब्दील भी हुए हैं। हमने देखा था पीछे विगत में, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, दूसरे तमाम स्पोर्ट्स की बात करें। वेदपाल तंवर जी हमारे साथ है। वेदपाल जी, खासतौर पर अब ये दूसरा जो स्ट्रेन आया है, कोरोना की बात करें, कोरोना के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो कहीं ना कहीं भूमिका जो है समाज सेवियों की वो बढ़ जाती है। क्या कहिएगा, समाज में जिस तरह से लगातार अपने दायित्वों के निर्वहन की बात करें, लोग कितना दायित्व निर्वहन कर पा रहे हैं, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्या किया जाना चाहिए कोरोना काल में? ये जो बीमारी है आज से 4 महीने पहले आई, सारे समाज के लोगों ने, जो अच्छे लोग थे, समाज के समाज सेविक लोग थे, सब हमारे भिवानी में नहीं पूरे हरियाणा के प्रदेश में लोगों ने काम किया और खुल करके दान देने का काम भी किया और लोगों की, गरीब लोगों की सेवा भी की। इसमें कोई संदेह नहीं है। आज फिर दोबारा से ये महामारी बढ़ चुकी है, इसमें भी समाज सेविकों को आगे आने की ज़रूरत है। अगर समाज सेविक आगे नहीं आएंगे तो गरीब आदमी जो जिस तरीके से जीना चाहता है वो बड़े मुश्किल में फंस जाएगा। आज आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि श्री का मतलब लक्ष्मी है और श्री 2 प्रकार की हैं। एक श्री धन माया लक्ष्मी और दूसरी श्री आपका आभा मंडल। आपका आभा मंडल कैसा है? अगर आपके पास, आप लोग अगर रास्ता नहीं दिखाएंगे तो जो दरिद्रता है वो तो अपने आप में एक अभिशाप है। उसके लिए आप लोगों ने आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा और जब भी आपका आभा मंडल सुधरेगा कि आप समाज के लिए काम करने का काम करेंगे, समाज की सेवा करेंगे और तभी आपका आभा मंडल में बात आएगी। मैं तो आपसे ये प्रार्थना करूंगा, हमारे से पहले संत महात्मा भी यहाँ बैठे हुए थे और आज अब हम बैठे हुए हैं। इस महामारी में इतने लोग, इतनी बड़ी महामारी फैल चुकी है कि आज शायद हमें ये लग रहा है कि क्यों ना नेशनल लॉकडाउन लग जाए, ऐसी भी लोगों की चर्चाएं हैं। इस हालात में समाज सेवकों को आगे आना होगा और समाज के लोगों को, गरीब लोगों के लिए काम करना होगा और अपने आप को भी सेफ रखना पड़ेगा। अपने आप को भी इस तरीके से रखा जाएगा कि सेफ होते हुए समाज की सेवा करें और गरीब लोगों का ये जो कठिनाई का समय है देश में, राष्ट्र में, इस कठिनाई को बाहर निकालने का काम हम लोग सभी करें। और हम ये चाहते हैं कि भिवानी में, प्रदेश के भिवानी ही नहीं, हरियाणा 1 नंबर चैनल जो आपका इंडिया न्यूज हरियाणा चैनल है, इसके माध्यम से इनके दर्शकों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इस तरीके का प्रोग्राम आपने करके इस लोगों को इस समय में, इस घड़ी में जो कोरोना काल आज पीक पे है, लोग घर से बाहर नहीं निकलने हुए, आज भयभीत का माहौल बना हुआ है और आप ये जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं। मैं तो एक बात ही और कहूँगा कि इस समय भिवानी ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में समाज सेविक लोगों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, राजनीतिक लोगों ने बैठ करके विचार करना चाहिए कि समाज कि इस महामारी से बाहर कैसे निकाला जाए, व्यापारी को किस तरीके से, यहाँ पर हमारा माइनिंग का क्षेत्र है, बड़ा रेवेन्यू इस प्रदेश में हमारी माइनिंग की तरफ से आ रहा है, 40 लाख रुपए हर रोज की तरफ माइनिंग की तरफ आ रहा है। इसको किस तरीके से, वो लोग बेरोजगार हैं, किस इंडस्ट्रीज जिन लोगों की हैं वो उनका रोजगार रहते हुए इसमें काम करना चाहिए। सभी ने एक बाकायदा, मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से सरकार और प्रशासन और राजनेताओं से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो मिल बैठ करके को नई दिशा देने का काम करें, इस मुश्किल की घड़ी में भी निकलने का, आगे काम करने का काम। जाहिर तौर पर हर आम व खास का वेदपाल जी दायित्व भी है। हमारे साथ विनोद तायल जी हैं, प्रभारी अपना घर फतेहाबाद से, और पूरे प्रदेश में जिस तरह से लगातार समाज सेवा के कार्य में आगे इनके, चाहे अपना घर की बात करें या अपनी जो श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला की बात करें, उस क्षेत्र में आगे रहते। कोरोना काल है विनोद जी, कोरोना काल में किस तरह से जो है दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक बार आप गौ सेवा में जुड़ जाओ, गौ माता से, कोरोना अपने आप आपके पास ही नहीं आएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ। हमारे फतेहाबाद जिले में संख्या कम क्यों है कोरोना की?
खासकर गांव का अगर माहौल बताऊं मैं आपको, गांव में आपको शायद ही कोई कोरोना का मरीज मिलेगा, क्योंकि वहाँ के लोग सुबह आधा घंटा शाम को गौशालाओं में जाते हैं, गौ के ऊपर हाथ फेरते हैं, गौ माता के ऊपर। तो कोरोना तो क्या, कोरोना के नाम की बीमारी कोई चीज़ ही नहीं समझते वो लोग। तो मैं भिवानी के आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक बार हर आदमी जो है गौशाला के अंदर 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए जरूर जाए और गौ माता के ऊपर हाथ फेरे, उसकी ऑक्सीजन लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। उसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। ये सब जो है, हम तो फतेहाबाद में रहते हैं, 100 गौशालाओं का संचालन स्वामी सदानंद जी महाराज के माध्यम से वहाँ चल रहा है और ये प्रैक्टिकल है। हमारे गाँव में, हमारे फतेहाबाद जिले में असर क्यों है, आपको मैं भट्टू ब्लॉक की बात करता हूँ। ये इंडिया का पहला स्टेट है और पहला जिला फतेहाबाद है जिसके अंदर भट्टू ब्लॉक है। गांव 24 है, गौशाला 25 है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर गांव के अंदर गौशाला। अगर भिवानी के आसपास हर गांव में चाहे आप एक छोटा बाड़ा बना लीजिए, हर गांव का आदमी अगर 5 मिनट के लिए भी गौशाला में आएगा, तो ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक बार आप गौ सेवा से जुड़ जाओ, गौशाला में किसी बहाने से बच्चों को भेज दो आप, चाहे आपको 2 रोटी डाल के आनी है, बच्चों को बोलो बेटा आप। जाहिर तौर पर विनोद जी कहीं ना कहीं इस चीज की आवश्यकता भी है, पौराणिक संस्कार भी हमारे। सर, आखिरी सवाल, अगर कोरोना की बात करें, क्योंकि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अगर किसी चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, चाहे इंडस्ट्री की बात करें, तो खेलों पर भी अच्छा खासा असर उसका पड़ा। कितना असर पड़ा है, कैसे निजात जो है उससे पाया जा सकता है? खासतौर पर खिलाड़ियों की बात करें, खेल जो संस्थाएं हैं उनकी बात करें, कैसे उससे बचा जा सकता है? और खेल की अगर बात करें, खेल कितना कारगर होगा कोरोना जैसी लड़ाई में लड़ने के लिए? जहाँ तक कोरोना काल की बात है, जिस तरह दूसरे जो हमारे हर क्षेत्र पे इसका बुरा प्रभाव पड़ा है, खेलों पे भी निश्चित रूप से इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। हमारी जो जितनी भी प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तर की, सभी स्थगित रही हैं। और पिछले 2 महीने से भारत सरकार ने कुछ राष्ट्रीय स्तर के जो प्रशिक्षण शिविर थे उनके आयोजनों का कोशिश की है। उसमें भी अनेक तरह की परेशानियाँ आई हुई हैं। हमारे कुछ खिलाड़ी अभी उसमें कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो खेलों से शारीरिक ताकत मिलती है और जो हमारे जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है। लेकिन इसमें ये जो कोरोना की बीमारी है, इसमें हमें काफ़ी कुछ नियमों का पालन करते हुए एक सामाजिक दूरी और अपने आप को बहुत नियमों में ढाल के ही अपने जो जिम में या अभ्यास में आप जा सकते हैं। बार बार सैनिटाइज़र का प्रयोग होना चाहिए, जो इक्विपमेंट हम प्रयोग करते हैं, और मास्क लगाएंगे तो मास्क से फिर हमारी जो श्वसन क्रिया है उसमें खेल के दौरान थोड़ी दिक्कत आती है। तो हम सामाजिक जो दूरी है वही बनाए रख के और जो अन्य नियम हैं उनका पालन करके ही हमारे जो खेल हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और शायद सरकार इसमें कामयाब रहेगी, क्योंकि वर्तमान में हमारे जो प्रशिक्षण शिविर हैं वो अभी कार्यरत हैं। उनमें कुछ बदलाव किया गया है, नियम सख्त किए गए हैं जिनकी ज़रूरत भी है। और मैं मानता हूं कि हमारे खिलाड़ियों को इस बड़ी चुनौती का सामना करते हुए देश के मान सम्मान को बढ़ाना चाहिए, देश के लिए आने वाले ओलंपिक में पदक जीतने चाहिए। कमल जी, संक्षेप में अगर बात करें, क्योंकि कुछ संस्थाएं जो हैं, जो संस्थाएं आगे आई थी, युवा कल्याण संगठन की बात करें, संस्थाएं कितनी अहम भूमिका निभा सकती हैं दूसरे दौर में, जब दूसरा दौर काफ़ी भयावह बताया गया है, लोगों को जागृत भी होना होगा, तो कितनी कितनी भूमिका जो है होगी? मैं 2 मिनट में अपनी बात बताऊंगा कि पिछली बार जो कोरोना की वेव आई थी उसमें युवा कल्याण संगठन ने सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल में गया। वहाँ पे पीपी किट भी नहीं थे, सैनिटाइजर भी नहीं था, मास्क भी नहीं थे, हम लोगों ने उपलब्ध कराए और भी संगठनों ने कराए। ये हमारे संत पुरुष बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत उनको बांटा। तो मैं कहता हूँ कि ऐसी जो सामाजिक संगठन है वो जो शिक्षा देते हैं, संत महात्मा जो बताते हैं डिस्टेंसिंग रखो, मास्क लगाओ, उनकी बात पर अमल होता है। युवा कल्याण संगठन इस वेव को भी बड़े सहानुभूति से और तरीके से देख रहा है और हमने 15 दिन से ही काम शुरू कर दिया। मंडी में जा रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं, मास्क भी बांट रहे हैं, सैनिटाइजर भी दे रहे हैं, मजदूरों को भी दे रहे हैं और बाजार में जाकर दुकानदार भाई को समझा रहे हैं। तो मेरी तो अपील सभी से है कि सभी संगठनों से, ये वायरस बड़ा घातक है, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति के अनेक मुद्दे और हैं, इसकी लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए, सरकार का और प्रशासन का साथ देना चाहिए और सभी संगठनों मिलकर कार्य करना चाहिए। इस वायरस को हमें भगाना है। हिंदुस्तान के लोग बड़े धार्मिक और सेवा भाव के लोग हैं, तो हम सबसे अपील करते हैं कि
इसको कोरोना को मजबूत उससे देख वायरस के तौर पे, बीमारी के तौर पे देखें, इस पे राजनीति ना करें, सभी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और हम सफल होंगे, कोरोना को भगा देंगे। और जो भी सरकार की गाइडलाइन है, WHO की गाइडलाइन है, उनका हम सब ने पालन करना चाहिए। जाहिर तौर पर तमाम लोगों को पालन करना होगा, ना केवल समाज सेवकों को बल्कि हर एक जो शख्स है आम व खास को अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है, तमाम चीजें। और खेलों का जिक्र जिस तरह से हमने किया है तो खिलाड़ी जो है वो भी आगे आए हैं कहीं ना कहीं, और कोचिज है उन्होंने भी अपील की है। और इसके अलावा भिवानी शहर की हमने बात की, मिनी क्यूबा की बात की कि मिनी क्यूबा में किस तरह से खेलों का विकास हो पाया है, किन सुविधाओं की दरकार है, वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर हमने चर्चा की है, इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। हमारी जो ये सेगमेंट है इसमें महज इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट जो है आगे और चर्चा करेंगे, चाहे शिक्षा की बात करें या दूसरे तमाम सेगमेंट्स की बात करें। ओवर टू सोनल। बिल्कुल, बदलावों के साथ ही बदलाव आते हैं रवि, सही कहा आपने, और इंसान को अपने भीतर पहले बदलाव पैदा करने पड़ेंगे। अब मैं चाहूँगी कि आप चारों मेहमान मंच पर रहें और महंत वेदनाथ महाराज जी, आपसे गुजारिश है कि आप मंच पर आएँ। स्वामी दिनेशानंद जी, आपको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं और हम चाहेंगे कि हमारे मेहमानों को महंत वेदनाथ जी और स्वामी दिनेशानंद जी सम्मानित करें। आप मंच पर आइए। कोच जगदीश सिंह जी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी, महंत वेदनाथ जी सम्मानित करेंगे उनको। जोरदार तालियां एक बार देखिए, सम्मान की घड़ी में तालियां बजनी चाहिए, हिम्मत मिलती है। कमल सिंह अध्यक्ष हैं भिवानी बॉक्सिंग क्लब के। जोरदार तालियां एक बार इन तमाम लोगों के प्रयासों के लिए, कोरोना काल में भी लगातार इस शहर के लिए खड़े रहे। और एक छोटा सा ये सम्मान वेदपाल तंवर जी, समाज सेवी हैं, आपको भी सम्मानित करता है इंडिया न्यूज हरियाणा। विनोद तायल प्रभारी हैं श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला और अपना घर के, आपको भी सम्मानित करते हैं। एक ये टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट हमारी तरफ से। Presented by Saraswati Vidya Vihar Senior Secondary School, Asalwas, Dubia, Bhiwani, the most premier CBSE school in Bhiwani. Associate sponsor Vardhaman Jewelers, Bhiwani, Vardhan Vishwas ka. Education partner Anand School for Excellence, school with a difference. BK Senior Secondary Public School. Here every student matters, every moment counts. Health partner त्रिवेणी डेंटल, दांतों की समस्या का समाधान कदम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक कदम स्वास्थ्य की ओर। अंचल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी, वी केयर अबाउट यू। SMSG मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी, स्वास्थ्य आपका संकल्प हमारा। फूड पार्टनर लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 30 वर्षों का। पार्टनर जिंदल 550 प्लस डी, विश्वास 49 वर्षों का। एक्सक्लूसिव मार्केटेड बाय जय भारत स्टील्स हिसार। वेन्यू पार्टनर हलवासिया विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। लड़की होने का मतलब ये नहीं कि बंदिशों से दोस्ती कर लो। कामयाबी हौसला देखती है, जेंडर नहीं। इसलिए लाइफ तुम्हारी, रूल्स भी तुम्हारे। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। स्ट्रॉन्ग मूव 4-in-1, आप करो मूव तो रिश्ते बढ़े। अब दर्द से राहत के साथ साथ बाव कीटाणुओं से सुरक्षा भी। स्ट्रॉन्ग मूव के साथ डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड बिल्कुल मुफ्त। जब खुजली हाथ से बाहर निकल जाए, इजकात काम आए। टर्बिनाफिन 4 गुना तेजी से इन्फेक्शन मिटाए और मेंथॉल ठंडक पहुंचाए। इजकात लगाओ, खुजली मिटाओ। 70% घरों में छिपे हैं दोनों, जानलेवा मच्छर और कॉकरोच। इसीलिए मॉर्टीन 2-in-1 जो मारे दोनों, जानलेवा डेंगू मच्छर और कॉकरोच एक ही स्प्रे में। चुपती जलती गर्मी का मौसम आया, चुपती जलती घमौरिया लाया। आया मौसम ठंडे ठंडे टर्मिकूल का। टर्मिकूल के साथ 55 रुपए का डेटॉल कूल साबुन फ्री। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू।
और ये मीटर तेजी से आपकी सारी सेविंग्स खत्म कर देगा। अरे अब तो करवा लो हेल्थ इंश्योरेंस policybazaar.com से, महंगा नहीं है। policybazaar.com पे 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 200 रुपए महीने से शुरू। देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। एक्सेल 100 तूने कब ली? नई टीवीएस एक्सेल 100 ETFI टेक्नोलॉजी के साथ सुपर माइलेज, सुपर पिकअप भी। ऑफ ऑन एक ही बटन से, वो भी बिना कोई आवाज किए। थैंक यू। अभी भी पार्किंग ढूंढ रहे हो? नई टीवीएस एक्सेल 100 आश्चर्यों से भरी। जब खुजली हाथ से बाहर निकल जाए, इजकाट काम आए, तब इनाफिन 4 गुना तेजी से इन्फेक्शन मिटाए और मेंथॉल ठंडक पहुंचाए। इजकाट लगाओ, खुजली मिटाओ। जब दोस्त इंजीनियरिंग और मेडिकल की लाइन में लग रहे थे तो मैंने फैशन डिजाइनिंग की राह पकड़ ली। फैमिली ने कहा, दर्जी बनोगे क्या? अब दर्जी ही सही, बनूंगा अपनी मर्जी से। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। हम चाय बनाते ही नहीं, गिराते भी हैं और फ्रिज को खाना खिलाते भी हैं। तभी तो यहाँ सिर्फ दाग नहीं, जर्म्स भी हैं। इसीलिए नया कॉलिन, जो शाइन करने के साथ साथ 99.9% जर्म्स भी हटाए। कॉलिन, शाइन भरपूर, जर्म्स करे दूर। 70% घरों में छिपे हैं दोनों, जानलेवा मच्छर और कॉकरोच। इसीलिए मॉर्टीन 2-in-1 जो मारे दोनों, जानलेवा डेंगू मच्छर और कॉकरोच एक ही स्प्रे में। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चुपती जलती गर्मी का मौसम आया, चुपती जलती घमौरिया लाया। आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। टर्मिकूल के साथ 55 रुपए का डेटॉल कूल साबुन फ्री। Wear this, but all this hair और अभी salon जाना risky है ना? Here's my salon at home. But hair removal creams darken ना? Veet visibly brightens and it's dermatologically tested. Easy to use Veet hair removal cream. Dead skin हटाए और छोटे से छोटे बाल निकाले for salon smooth finish at home. Stay home, stay safe, just Veet it. कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर फैमिली से होकर भी एक आर्टिस्ट से शादी करूंगी। वैसे डॉक्टर को वाइफ बनाना भी एक आर्ट है। अरे सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। जबरदस्त गर्मी, ऊपर से पसीना और जर्म्स। इंटेंस गर्मी के लिए है नया डेटॉल इंटेंस कूल। इसमें है डबल मेंथॉल जो दे आइसी कूलिंग और ये बचाए बदबू फैलाने वाले जर्म से भी। हो जाओ एक्स्ट्रा कूल और जर्म। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए। महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। लिखा, वरिष्ठ मंत्रियों की कमेटी बनाकर बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारी किसानों से फिर से बातचीत करने की मांग। लाल किला हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की कोर्ट से मिली जमानत। सिद्धू ने कोर्ट में खुद को बताया निर्दोष। कहा, फर्जी तरीके से फंसाया गया। देश में लगातार तीसरे दिन मिले 2 लाख से ज्यादा संक्रमित, 1300 से ज्यादा मरीजों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 1.5 करोड़ के करीब। एक्टिव केसेस 16 लाख के पार। महाराष्ट्र, दिल्ली और चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन।
Vidya Vihar Senior Secondary School, Asalwas, Dubia, Bhiwani. The most premier CBSE school in Bhiwani. Associate sponsor, Vardhaman Jewelers, Bhiwani. वरदान विश्वास का एजुकेशन पार्टनर आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस स्कूल विद अ डिफरेंस बीके सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल हियर एवरी स्टूडेंट मैटर्स एवरी मोमेंट काउंट्स हेल्थ पार्टनर त्रिवेणी डेंटल दांतों की समस्या का समाधान कदम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक कदम स्वास्थ्य की ओर अंचल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी वी केयर अबाउट यू SMSG मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी स्वास्थ्य आपका संकल्प हमारा फूड पार्टनर लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार विश्वास 30 वर्षों का पार्टनर जिंदल 550+D विश्वास 49 वर्षों का एक्सक्लूसिव मार्केटेड बाय जय भारत स्टील्स हिसार वेन्यू पार्टनर हलवासिया विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। हम सबको लगता है कि मानव जाति के समक्ष इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता है। अलग अलग सेक्टर्स पर अलग अलग प्रभाव पड़ा है। हम इस मंच से हर अपने सत्र में चर्चा कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर पर कोरोना का कितना क्या प्रभाव पड़ा। अब बात हम शिक्षा की करेंगे कि पाठशाला को नुकसान पहुंचा या फायदा पहुंचा, नुकसान पहुंचा तो कितना पहुंचा, फायदा पहुंचा तो कितना पहुंचा, इसी पर हम समीक्षा करेंगे अपने इस सत्र में। इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी रवि जांगड़ा। आप मंच पर आइए रवि। पाठशाला फायदा और नुकसान इस सत्र का नाम है और हमारे मेहमान रहेंगे डॉक्टर जगबीर सिंह, चेयरमैन है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के। आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। डॉक्टर जगबीर सिंह आप मंच पर आइए। रामावतार शर्मा है हरियाणा प्रधान प्राइवेट स्कूल, रामावतार शर्मा जी आपको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्राचार्य हैं आनंद स्कूल से रेणु अनेजा, आपको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं रेणु जी। दीवान चंद्र रहेजा प्रशासक हैं हलवासिया विद्या विहार के। बीके स्कूल से विजय जांगड़ा प्राचार्य हमारे बीच में इस सत्र में रहेंगे। विजय जांगड़ा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर और इस सत्र की शुरुआत करते हैं। रवि ओवर टू यू। बिल्कुल सोनल, अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है कोरोना का तो वो शिक्षा, ऑफलाइन शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, कभी छुट्टियां, कभी लॉकडाउन, कभी दूसरे फरमान या दूसरे अनुदेश निर्देश, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगबीर सिंह जी, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि एग्जामिनिंग बॉडी जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है और हजारों स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं उनके मातहत आते हैं। प्राइवेट स्कूलों की लगातार चर्चाएं रही इन दिनों में, अगर बात करें कभी परीक्षाओं को लेकर, कभी स्कूल खोलने को लेकर। ये तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, रेणु अनिजा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही लूंगा कि कोरोना काल में जिस तरह से जो परीक्षाएं अब संचालित करवाई गई थी, हालांकि पहले बता दें कि चाहे स्टेट की परीक्षा की बात करें, डीएलएड परीक्षा की बात करें, दूसरी तमाम परीक्षाओं की बात करें, विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा वो परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थी। और 2 रोज पहले भी जब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा थी 10वीं 12वीं की, उनके संचालन की बात कही गई थी। हालांकि सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था। कितनी चुनौतियां परीक्षा की, हालांकि अभी परीक्षाओं को स्थगित किया गया, रद्द किया गया है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तैयारियों की बात करें, कितना तैयार था, कितनी चुनौतियां सामने आई? डॉक्टर साहब। 17 मार्च 2020 से ही कोरोना की परिस्थितियां परीक्षाओं पर भारी पड़ी हैं। पिछले वर्ष 17 मार्च को परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी। उसके बाद परिस्थितियां थोड़ी सी नॉर्मल हुई तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की भी 12वीं की भी जो परीक्षाएं संपन्न हो चुकी थी उनका एवरेज के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया और जो कंपार्टमेंट के विद्यार्थी थे या इम्प्रूवमेंट के विद्यार्थी थे उनकी परीक्षा लिए और उनका परीक्षा घोषित किया। उसके बाद ओपन की परीक्षाएं ली, ईपीडी की परीक्षाएं ली, एचएड की परीक्षा भी समय पर ली। उन सब की परीक्षाएं लेते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी के सामने एक चुनौती थी, लेकिन हम सब ने आप सबके सहयोग से उन चुनौतियों को पार पाया। अब फिर 20 अप्रैल से 12वीं की परीक्षा होनी थी और 22 अप्रैल से 10वीं कक्षा की परीक्षा होनी थी। उसमें दोबारा से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री जी के साथ, शिक्षा सचिव के साथ बात की और उसमें सीबीएसई के लिए तय किया कि 10वीं की परीक्षा रद्द की जाती है और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। 10वीं के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को
उनके जो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जो अंक प्राप्त हुए हैं उसके अधिमान मानते हुए परीक्षा परिणाम घोषित करना है। और 12वीं की परीक्षा भी स्थगित की गई है। 30 मई या 31 मई के आसपास उसका एनालिसिस करते हुए दोबारा से परीक्षाएं कब घोषित होंगी ये जानकारी दी जाएगी। जाहिर तौर पर जानकारी दी जाएगी। विजय जी, कितना प्रभाव पड़ा है कोरोना काल में स्कूलों पर? शिक्षा की बात करें, ऑनलाइन शिक्षा की बात कही गई थी, तो कहीं न कहीं विद्यार्थियों के हाथ में मोबाइल्स देखे गए थे। कितने गुणात्मक शिक्षा की अगर बात करें, ऑनलाइन शिक्षा जो है कितनी फलीभूत हुई? रवि जी, मेरा मानना है कि निसंदेह इसके ऊपर फ़र्क तो पड़ा है। जैसा कि अगर हम हमारी स्कूल की बात करें, हमारे विद्यालय की बात करें, तो हमने कक्षाएं 25 मार्च से हमने पिछले साल स्टार्ट कर दी थी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं कि चलो हम उस विद्यालय के अंदर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, विश्वविद्यालय की बात करते हैं, कॉलेजेस की बात करते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन छोटे बच्चों के साथ में काम करना, जो नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड से भी आ रहे हैं, तो निसंदेह उसके ऊपर फ़र्क जरूर पड़ता है। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बड़ी महत्वपूर्ण होती है इस संदर्भ में। अगर पेरेंट्स साथ ना दें तो शायद हम उतना अच्छा ना कर पाएँ। लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से, अपने विद्यालय की तरफ से, हरियाणा की तरफ से, भिवानी की तरफ से सभी अभिभावकों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें सहयोग किया। उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया कि छोटे बच्चों के साथ लग के उनकी पढ़ाई को भी उन्होंने गति दी, एक कोई गतिरोध नहीं आने दिया किसी भी प्रकार का। हमने सेशन के एंड पे, सत्र के एंड के ऊपर हमने ऑफलाइन एग्जामिनेशन परीक्षाएं करवाई, जिसके अंदर 100% बच्चों ने भाग लिया और बड़ा अच्छा परिणाम रहा। इसके अंदर हम कहेंगे कि जो ऑनलाइन परीक्षा है उसके अंदर फ़र्क जरूर पड़ा, लेकिन ज़्यादा फ़र्क मैं महसूस नहीं करता इस अंदर। रेणु जी, शिक्षा ऑनलाइन तरीके से, हालांकि हरियाणा के स्कूलों के परिवेश की बात करें तो शायद इतना संभव नहीं था। गुणात्मकता कितनी प्रभावित हुई है कोरोना काल में शिक्षा की? जो क्वालिटी है एजुकेशन का, उस पर तो फ़र्क पड़ा है। जैसे एनईपी भी कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहता है कि देयर हैज़ टू बी इक्विटी इन एजुकेशन। इक्विटी मतलब हर बच्चे का समान अधिकार शिक्षा पर, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑल्सो। तो उस पर तो इफेक्ट आया है। जो एक बात हम करते हैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं, ग्लोबली ये बात कहते हैं, डिजिटल डिवाइड। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो उसका बहुत कुछ फलक्रम जो है, जो डिपेंडेंसी होती है, वो रिसोर्सेज पर रहती है, इंटरनेट पे रहती है। अब कि कोई दूर दराज के इलाके में किसी बच्चे ने कोई मोबाइल भी पेरेंट ने कैसे तैसे जुटा दिया। हमने बहुत सारी, वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ हार्ट रेंडिंग स्टोरीज इन विच पेरेंट्स हैव सोल्ड देयर एसेट्स टू बाय अ चाइल्ड अ मोबाइल और अ लैपटॉप। वो ले भी दिया, अपनी जमा पूंजी लगाकर ले भी दिया, और अगर उस एरिया में इंटरनेट नहीं है तो एक कोने में जो टीचर भरसक प्रयत्न कर रहा है उसको पढ़ाने के लिए, दूसरे कोने में पेरेंट ने इतनी जद्दोजहद के बाद वो रिसोर्सेज अवेलेबल भी करा दिए। तो आप जब इंटरनेट का जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो आप कैसे बात कर सकते हैं क्वालिटी की? बात तो इक्विटी की आ जाती है कि सब कुछ होने के बावजूद अगर एक मिसिंग लिंक है तो वो संभव ही नहीं हो पा रहा है। निश्चित तौर पर क्वालिटी की बात आती है। रावतार जी, आपके पास आऊं उससे पहले दीवान चंद रहेजा जी, सर लंबे अरसे तक जो है शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे सरकारी स्कूलों की बात करें, आपने भी देखा होगा क्वालिटी एजुकेशन की बात कही जाती है, और मौजूदा दौर में आपको लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन आ पाएगी? कोरोना काल में परीक्षाएं कभी स्थगित की जाती हैं, कभी ऑनलाइन परीक्षाएं लिए जाने की बात कही जाती है, क्या लगता है मौजूदा परिप्रेक्ष्य में? सर्वप्रथम तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा की पूरी टीम और पूरे चैनल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस पावन भूमि को, पुनः बता रहा हूं, भिवानी की पावन भूमि और पावनतम स्कूल जो है हलवासिया विद्या विहार को चुना। ये हमारे सौभाग्य की बात है। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। रही क्वालिटी एजुकेशन की बात, देखिए कोरोना पिछले साल से बड़े जोरों पर था। पहला सवाल देखिए, दोबारा इतनी तेजी से क्यों आया? कहीं कमी रही होगी। फिर अभी स्कूल बंद कर दिए, प्राइमरी के किए, बर्दाश्त हो गया, मिडिल किया, हो गया। ये 9 to 12 अनबियरेबल है। ये जो बंद किया है, इट इज माई ओपिनियन, बिल्कुल गलत किया है। मुझे ये बताओ, एक ऑटो पे 2 आदमी बैठ सकते, कितना डिफरेंस होता है? एक कार में 3 बैठ सकते, कितना डिफरेंस होता है? हम स्कूल में जो टीचर जो सिखाते हैं, अगर हम ही नहीं मेंटेन कर सकते डिफरेंस,
हम ही नहीं मास्क लगवा सकते तो कोई लगवा भी नहीं सकते। दूसरी बात, 9 to 12 जब बची कितने बच्चे बचे? 1/3। 12 में से 4 क्लास है, 1/3 बचे ना। 1/3 बच्चे, बिल्डिंग भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर भाई, स्टाफ भाई, तो क्या हम डिस्टेंस नहीं बढ़ा जाएंगे? हमारे 3 गुना स्पेस नहीं हो गया? बढ़ा सकते हैं ना, हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, करते हैं और करेंगे। अब रही क्वालिटी की बात, क्वालिटी कहाँ होगी? सरकार ने कि 10वीं का एग्जाम खत्म कर दिया, माई ओपिनियन गलत नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। चलिए डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, उससे पहले रामावतार शर्मा जी, इन दिनों लगातार सुर्खियों में हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रही है, चाहे घेराव की बात करें और उससे पहले की बात करें कि स्कूल बंद नहीं किए जाने चाहिए, उसके पीछे की वजह, क्योंकि सरकारी स्कूल भी बंद किए गए थे, महज और महज प्राइवेट स्कूलों पर ये जो निर्देश आदेश थे वो लागू नहीं किए गए थे, उसके पीछे क्या तर्क कि फीस नहीं आई थी या कोई दूसरा नुकसान फायदे की बात को अगर इतर भी कर दें, क्या विद्यार्थियों के हित की बात कही गई थी? क्योंकि कोरोना काल, अगर आंकड़ों की बात करें, लगातार जिस तरह से आंकड़े पूरे प्रदेश में और खासतौर पर इस इलाके की बात करें, भिवानी की बात करें, 150 से 200 मामले लगातार जिस तरह से आ रहे हैं, तो क्या तर्क है इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं इस ज्वलंत मुद्दे पे आज चर्चा के लिए भिवानी में इंडिया न्यूज की टीम का आभार प्रकट करता हूँ, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से। रवि जी, मेरा मानना है, जैसे आपने एक प्रश्न किया कि क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता पे क्या फर्क पड़ा, 100% फर्क शिक्षा की गुणवत्ता पे पड़ा है। और ये जो ऑनलाइन शिक्षा की हम बात करते हैं, हमारे प्राइवेट स्कूलों ने बहुत प्रयास किया है ऑनलाइन एजुकेशन देने का, पर मैं उसको 100% फेल मानता हूं। क्योंकि जो बच्चा क्लास में आके सीखता है ना, टीचर की आंखों की जो शर्म होती है, टीचर का जो प्रेशर होता है, जो क्लास में आगे बच्चा सीख सकता है ऑनलाइन कभी नहीं पढ़ सकता। इस ऑनलाइन ने तो हमारे सिस्टम को, हमारे बच्चे के संस्कार और हमारी संस्कृति को खत्म करने का काम किया है। क्योंकि बच्चा, पेरेंट्स ने फोन दे दिया, ऑनलाइन के नाम से बच्चा सारा दिन उस पर वीडियो गेम खेलता है। ये मैं अभिभावक के तौर पे देखूं या आप भी अभिभावक के तौर पे देखें, ऑनलाइन के उस पे बच्चा उस मोबाइल का मिसयूज करता है। हमारे चेयरमैन साहब हमारे बीच में है, एक छोटा सा प्रश्न मैं इनसे भी करूंगा कि आप मूल्यांकन बच्चे का कैसे करेंगे? बच्चा पढ़ता है, 3 महीने पहले वो कुछ और था, उसके बाद एग्जाम आने का टाइम हुआ वो तो थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ा, तो मूल्यांकन हम ठीक प्रकार से बच्चे के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे बच्चों को अगर प्रमोट करेंगे। ये परीक्षाएं होनी चाहिए। देखो कोरोना काल है, महामारी है, मानते हैं हम इस बात को, पर ये महामारी स्कूलों के साथ और इन बच्चों के साथ ही क्यों? क्या हरियाणा सरकार का फेलियर मानता हूं मैं। हरियाणा सरकार ने स्कूल को बंद करने से पहले और बहुत सारी चीजें हैं। हरियाणा सरकार का एक सीधा सा फंडा है कि जहां से उसको रेवेन्यू मिलता है वो चीजें तो सारी ओपन है, सब खुला है। मार्केट में चले जाओ, क्या पेरेंट्स के साथ बच्चा मार्केट में जाता है उसको कोरोना का खतरा नहीं है? तो इस प्रकार से जो स्कूलों को बंद करने का काम करती है सरकार, ये बहुत गलत। सर हमारी इतनी बड़ी, रवि जी एक बात मेरी रहती है बीच में, जी। हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हमने शिक्षा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को एक सुझाव दिया कि आप अल्टरनेटिव डेज पे स्कूल हमारे खोल दो। हमारी क्लास में 30 बच्चे तो एक दिन आप 15 बुला लो, तो हमारे 30 बेंच है एक क्लास में, तो हम एक बेंच को छोड़ के एक बच्चे को बैठाएंगे, 15 बच्चे, कहां से कोरोना होगा? और आज अध्यापक की बात को वेटेज देता है बच्चा, पेरेंट्स की बात को कम मानता है, अध्यापक की बात को ज्यादा मानता है। हमारे प्राइवेट स्कूलों में हरियाणा में पूरे तरह से हम WHO के जो भी नियम है उनको पालन करते हुए, उनको फॉलो करते हुए, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था है। तो ये, और आपने कहा कि गवर्नमेंट स्कूलों पे भी लागू है। रवि जी मैं आपको एक बात जानकारी देना चाहूंगा और सभी हमारे जो साथी बैठे उनको भी देना चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूलों का सेशन 1 अप्रैल से हम शुरू कर चुके हैं और गवर्नमेंट स्कूलों का सेशन 1 मई से शुरू होगा। तो कोरोना की वजह से प्रभावित कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो कोरोना की वजह से प्रभावित हुआ था, परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाई थी, इस वजह से उसको रीशेड्यूल भी करना पड़ा था, कहीं ना कहीं पोस्टपोन करना पड़ा था? गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं करें, प्राइवेट स्कूलों ने अपने तय टाइम पे, जो हमारा टाइम होता है उस टाइम में हमने एग्जाम भी लिए हैं, हमने रिजल्ट भी दिए हैं और हमने एडमिशन भी शुरू कर दिया। इसमें कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार को एक बात कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं ये प्राइवेट स्कूलों के प्रति एक षड्यंत्र नजर आ
रहा है, क्योंकि हमारे एडमिशन को रोकने के लिए 1 मई से इन्होंने कह दिया कि 1 मई से एडमिशन शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को रोकने के लिए कि वो गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं, तो इसलिए इन्होंने ये काम किया है। लेकिन तमाम स्कूलों पर लागू किया गया। डॉक्टर साहब आपसे बात करूंगा, क्वालिटी की बात आती है, परीक्षाएं आयोजित करवाना ना करवाना वो विद्यालय शिक्षा बोर्ड का काम है। परीक्षाएं अगर आयोजित नहीं होंगी तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्रभावित होगी शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा? रवि जी, विषय ये कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। गुरु के पास जाएंगे ज्ञान मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन देश की परिस्थितियां ऐसी विपरीत बनी, उसके पहले जान है तो जहान है। तो किसी बच्चे को जो नया वायरस आया है उसमें ये कोरोना बच्चों को हो रहा है, पहले वाला वायरस 18 साल तक के बच्चों को नहीं हो रहा था, हो भी रहा था तो 3 दिन में ठीक हो रहा था। लेकिन इस बार का जो वायरस आया है बड़ों से बच्चों को हो रहा है, फिर घर में जाकर के सबको हो रहा है। इसी कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार करते हुए कि 10वीं का बालक छोटा है, उसके लिए एक मापदंड तय किया कि उसके इंटरनल के जो मार्क्स हैं, कुछ स्कूलों ने लिए होंगे, कुछ ने नहीं लिए होंगे, ये विषय अलग है, उसके बारे में बाद में विचार किया जा सकता है। तो कहा कि विद्यार्थी को अनुपातिक अंक दे दिए जाएं, और कोई विद्यार्थी सहमत नहीं है तो जो परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी तो उन विद्यार्थियों का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड दोबारा से परीक्षा ले लेगा और उनके अंक बढ़ेंगे तो बढ़ा देगा, नहीं तो जो अंक उसके दिए गए हैं वही मान लिए जाएंगे। जी, असर की बात करें, असर हम लगातार कह रहे हैं, शिक्षा में गुणवत्ता पर भी असर पड़ा है। इसके अलावा आपको लगता है कि वही वही फ्लो कहीं कहीं आ पाएगा अब लगातार, क्योंकि दोबारा से जब कयास है कि आगे जो स्कूली बच्चे हैं 30 तारीख तक उनकी भी छुट्टियां की गई हैं, तो नेक्स्ट जब बात करेंगे तो उसमें भी अगले सेशन पर भी असर पड़ेगा, अगले सत्र पर भी असर पड़ेगा। और इसके अलावा क्या कोई अल्टरनेट दिखता है इसका? रवि जी, जैसे कि आपने पूछा कि इसका क्या फ्लो वही बन पाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 1 महीने की जून की छुट्टियाँ जो होती हैं उसके बाद भी बच्चा आता है तो उसको डिसिप्लिन में स्कूल के सिस्टम में ढलने में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं। और अब बच्चा 1 साल अपने घर पे था, इसके बाद में फिर से 1 महीने के लिए ऑफ हो गया है, तो उसको ये तो मान के चलें कि स्कूल के सिस्टम में आने में टाइम लगेगा, ऐसा फ्लो एकदम से नहीं बन पाएगा। हमें उनके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। जैसे कि चेयरमैन साहब ने कहा अभी कि बच्चों को कोरोना हो रहा है और वो घर जाते हैं तो घर वालों को हो रहा है, तो फिर तो बच्चों को ही घर पे रख दें, क्या बच्चे मार्केट में नहीं जा रहे हैं? ऐसा अकेला ये नहीं है कि वो बच्चे सिर्फ बच्चों को हो रहा है, वो बड़ों को भी हो रहा है। सबको अपने प्रिकॉशंस रखने चाहिए, प्रिकॉशंस के साथ में हमें स्कूल खोलने चाहिए। अदरवाइज तो ये शिक्षा का इस साल चला गया, अब की बार और पूरा साल निकल जाए, हो सकता है पूरा साल निकल जाए, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर कोई और वायरस आ जाएगा, तो फिर बच्चों का साल जो जा रहे हैं, जो शिक्षा का गुणवत्ता, क्या पूरी शिक्षा ही खत्म हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? लेकिन रेणु जी, सरकार, प्रशासन, विभाग तो ये कहता है कि बच्चों के हित के मद्देनजर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई, बच्चों के हित के मद्देनजर छुट्टियां भी की गई हैं, परीक्षाएं जो है वो टालने की बात कही गई है। तो आपको क्या लगता है, बच्चों का हित कहीं होगा इससे? स्कूलों का हित, बच्चों का हित एक ही बात में रहता है। और स्कूल, बच्चे घर में भी पढ़ सकते हैं, ट्यूशन्स पे भी जा सकते हैं, पर स्कूल में और वो जो घर की पढ़ाई होती है उसमें एक फ़र्क रहता है कि स्कूल में जो पढ़ाई कराई जाती है वो बाय डिज़ाइन होती है, बाय स्ट्रक्चर होती है। उसमें शिक्षा देने का एक प्रारूप होता है जिसमें बच्चे को मैक्सिमम गेन रहता है। तो वो काम स्कूल में घर में रह के कभी नहीं हो सकता। बच्चे सिर्फ पढ़ाई के लिए, एडुकेशन का एक मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, उसमें संस्कार, उसके सोशल स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक टर्म बनता है जिसको हम ओवरऑल ग्रोथ और एडुकेशन कहते हैं। तो अगर हम ऑनलाइन क्लासेस भी लगाते हैं या कुछ इस तरह का करते हैं तो उसमें एक ही एस्पेक्ट को हम एड्रेस करते हैं, सिर्फ बच्चे की किताबी शिक्षा। बाकी सोशल स्किल्स का क्या, बाकी सोशल स्किल्स का क्या, बाकी उसका क्या जो वो बच्चों के साथ रह के जो सीखते हैं, बाकी उसका क्या जो वो माहौल में सीखते हैं, तो वो चीज़ें तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही रही हैं और पूरा 1 साल हुई हैं। और जितना देर हम करेंगे उसमें बच्चे का जो मेंटल एज है, ठीक है वो घर रहा तो 12 से 14 साल का तो हो ही जाएगा, पर उसकी मेंटल एज का क्या जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। और WHO अब बहुत तेज़ी से ये बात कह रहा है कि द स्कूल शुड ओपन एंड चिल्ड्रन शुड गो बैक टू स्कूल। ये बात ग्लोबल लेवल पे इतनी अच्छे तरीके से एड्रेस किया जा रहा है। जो मेंटल प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं, जब वो बच्चे वापस स्कूल आएंगे उस पे स्कूल्स को, टीचर्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जो शायद किसी के लिए कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जाहिर तौर पर रहेजा जी, आखिरी कमेंट आपसे जानूंगा।
एक वक्त था जब स्कूल में मोबाइल पूरी तरह से ना केवल अध्यापकों पर बैन था बल्कि बच्चों का तो लाना दूर की बात थी। अब वो मोबाइल जो है स्कूल में दिखाई देता है, ऑनलाइन एजुकेशन दिखाई देती है। तो आपको लगता है कि समय बदला है, दौर बदला है, कोरोना काल की वजह से जो है मामले भी बढ़े हैं, निश्चित तौर पर उसकी ज़रूरी है या मजबूरी है, क्या कहेंगे? सर मजबूरी है, क्योंकि जैसे मैडम कह रही थी कि टीचर जो है ना ऑलवेज माइंडफुल होता है अपने पेरेंट की उसके लिए। टीचर से बढ़िया एजुकेशन नहीं है, पर ये मजबूरी थी कोरोना काल में जिसको हमें झेलना पड़ा, झेलना भी चाहिए था। पर आज मजबूरी नहीं है, आज मजबूरी इतनी नहीं है। अब जो बात मैं क्वालिटी एजुकेशन पे सेमिनार बहुत संक्षेप में, बस एक ही बात कहूँगा सर, 8वीं तक की एजुकेशन अलग होती है। आप इतने पेरेंट्स बैठे, आप भी पेरेंट्स हैं, 9th में शायद ही कोई बच्चा होगा जो अपना लक्ष्य निर्धारित ना करता हो, निर्धारित कर पाता है। ये हलवा शाह स्कूल है, ये गिवन मैनी IAS IPS वर्ल्ड की कंपनी यहाँ का बच्चा ना हो, तो वो लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। 10वीं में एक स्टेप आता है जहाँ बच्चा थोड़ा सा तैयारी करके और स्टेप को पार करता है। रामोपाल जी, आखिरी कमेंट जानूंगा, समय की अभाव की वजह से जो है नहीं ले पाएंगे। अभी क्या स्ट्रेटेजी है? स्कूल खोले जाएंगे, खोले जाने चाहिए, अथवा जो सरकार के निर्देश अनुदेश है उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी? आदरणीय चेयरमैन साहब ने एक बात कही कि कोरोना आज बच्चों पे अटैक कर रहा है। मैं एक प्रश्न है मेरा कि वो बच्चों पे अटैक कर रहा है, बोर्ड में 500 के लगभग कर्मचारी काम करते हैं और वो रोज अपनी ड्यूटी करने जाते हैं। क्या उनमें से किसी कर्मचारी को कोरोना हो गया तो वो घर में आएगा, वो बच्चों को कोरोना नहीं होगा? क्या स्कूल में आने से बच्चे को कोरोना होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और स्कूलों की रही बात, हमने पूरी ताकत लगा रखी है इन बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हरियाणा का 95% पेरेंट्स, आप गांव में जाके देखो, कोरोना नाम की बीमारी या कोई चीज गांव में नहीं है। बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है, हमने पूरी ताकत अपनी एसोसिएशन ने लगा रखी है। हम 1 मई से स्कूलों को खुलवा के रहेंगे। हमने सबको कह दिया, सरकार को भी कह दिया। और एक निवेदन मेरा आदरणीय चेयरमैन साहब से आपके चैनल के माध्यम से कि आप बच्चों की परीक्षा नहीं ले रहे, तो कोरोना काल में गरीब पेरेंट्स ने फीस भरी है, आप उनकी फीस वापस कर दो, क्योंकि परीक्षा नहीं तो फीस नहीं। मुद्दे कई सारे हैं, शिक्षा के मुद्दे पर हमने चर्चा की थी, और खासतौर पर उस वक्त जब विद्यार्थियों की पढ़ाई का भी जिक्र आता है, अभिभावकों की चिंताएं, खासतौर पर 10वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं, उनके अभिभावक हैं, उनकी चिंताएं लाजमी सी बात हैं। तमाम मुद्दे सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार ऐसे मुद्दों को उठा रहा है, और आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत आभार इस सेशन में जुड़ने के लिए। शिक्षा का ये सेशन था। ओवर टू सोनल। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी चर्चा रही है शिक्षा के लिहाज से, नवाचारों का दौर भी आया, साथ ही साथ कुछ बदलाव भी देखने को मिले। आप सभी लोग मंच पर रहें, और मैं चाहती हूं कि मेरे सहयोगी रवि जांगड़ा, जो भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनको एक स्मृति चिन्ह देकर इंडिया न्यूज़ हरियाणा की तरफ से सम्मानित करें। डॉक्टर जगबीर सिंह, चेयरमैन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। जोरदार तालियां एक बार। तमाम लोग कोरोना काल में समय निकालकर हमारे बीच में पहुंचे हैं, तालियां बनती हैं। राम अवतार शर्मा हैं, हरियाणा प्रधान प्राइवेट स्कूल। राम अवतार शर्मा जी को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करता है इंडिया न्यूज़ हरियाणा। आनंद स्कूल से रेणु अनेजा जी हमारे बीच में पहुंची हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आसलवास, दुबिया, भिवानी, द मोस्ट प्रीमियर CBSE स्कूल इन भिवानी। एसोसिएट स्पॉन्सर वर्धमान जूलर्स भिवानी, वरदान विश्वास का। एजुकेशन पार्टनर आनंद स्कूल फॉर एक्सीलेंस, स्कूल विद अ डिफरेंस। BK सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, here every student matters, every moment counts। हेल्थ पार्टनर त्रिवेणी डेंटल, दांतों की समस्या का समाधान कदम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक कदम स्वास्थ्य की ओर। अंचल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी, वी केयर अबाउट यू। SMSG मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी, स्वास्थ्य आपका संकल्प हमारा। फूड पार्टनर लक्ष्मी बीकानेर मिष्ठान भंडार, विश्वास 30 वर्षों का। पार्टनर जिंदल 550+D, विश्वास 49 वर्षों का। एक्सक्लूसिव मार्केटेड बाय जय भारत स्टील्स हिसार। वेन्यू पार्टनर हलवासिया विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी।